नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का गुलदस्ता में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको प्रेम जन्मेजय की कहानी एक गांव की सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए। मेरे मन में गांव देखने की विशेष लालसा रही है। हिंदी फिल्मों में, लहलहाते खेतों में सुंदरियों को अटखेलियाँ करते, खुशहाली से गीत गाते देख यह लालसा जागृत हुई है। इस बार किसान बजट के कारण इस आग में घी पड़ गया। निश्चित ही कर लिया कि चाहे 2-3 दिन की छुट्टी लेकर जाऊं, पत्नी को भारत माता ग्रामवासिनी के दर्शन करवाऊंगा और अपनी लालसा भी पूर्ण करूंगा। इस असार क्षणभंगुर संसार में ना जाने कब कूच का डंडा बज जाए और इस एक लालसा के कारण विश्व में पुनः जन्म लेना पड़े। मामा जी को पत्र लिख दिया कि आपके बार बार के निमंत्रण से विवश हम गांव आना चाहते हैं। 10-5 दिन रुकेंगे, बताएं कैसे आएं। लगभग लौटती डाक से ही मामा जी का अत्यधिक प्रसन्नता से भरा पत्र मिला। उनके परिवार को हमारे आगमन की सूचना से अत्यधिक प्रसन्नता हुई थी। पत्र के अनुसार हमें दिल्ली बस अड्डे से बस लेकर बीनापुर तक पहुंचना था। आगे की सरदर्दी मामा जी की थी। मैंने और पत्नी ने अटैची संभाली, ऑफिस से छुट्टी ली और महिमामयी अभूतपूर्व ग्रामीण अंचल की यात्रा आरंभ की। सच कहूं, मन बचपन में आधी छुट्टी पूरी हुई किसी प्रसन्नता से भीगा हुआ था। धूल उड़ाती, ठकठकाती, हमारे पेट की पाचन प्रक्रिया को बढ़ाती बस ने उछल कूदकर बीनापुर के बस स्टैंड पर पहुंचा ही दिया। पत्नी का लिपस्टिक पाउडर से सुगंधित चेहरा अब इस आध्यात्मिक ज्ञान का संकेत दे रहा था कि हम मिट्टी से ही पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में हमें मिलना है। मामा जी बस स्टैंड पर ही उपस्थित थे। बड़े प्यार से उन्होंने गले लगाया। आओ, कैसी रही यात्रा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, खास नहीं। मामा जी और बच्चे कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। मैंने प्रणाम करते हुए कहा और पत्नी को संकेत किया कि वह पांव छुए। वह सब घर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, पहले जल्दी से सामने वाले टेम्पो पर सामान रख लो। बातें तो घर आकर हो ही जाएंगी। यह टेम्पो अगर निकल गया तो पहुंचने में रात हो जाएगी। जल्दी करो। हमने फटाफट सामान रखा। टेम्पो घर्र घर्र करता चल दिया। टेम्पो की गति सिद्ध कर रही थी कि चाहे गांव में आधुनिक वाहन पहुंच गए हों, परंतु गति अभी बैलगाड़ी की ही विद्यमान है। मैं समझ गया कि इस टेम्पो के छूटने पर रात क्या, पहुंचने में दूसरा दिन भी हो सकता था। मैं चारों ओर के प्राकृतिक वातावरण को देख मुग्ध होना चाहता था, परंतु चिलचिलाती धूप और प्यास ऐसा होने नहीं दे रही थी। उड़ती हुई धूल सिद्ध कर रही थी कि केवल गोधूली के समय ही पथ से पशुओं के घर लौटने पर धूल नहीं उड़ती, अपितु टेम्पो के गांव की ओर जाने से भी धूल उड़ती है। धूसर भुजंग सा। मैं और पत्नी गांव के सौंदर्य को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे थे। न लहलहाती हुई खेतियां दिखाई दे रही थीं, न अटखेलियां करती हुई ग्राम सुंदरियां। टेम्पो में बैठी सुंदरियों ने हाथ भर के घूंघट काढ़े हुए थे। बस, राशन, तेल, बेरोजगार दफ्तर, सिनेमा हॉल आदि के आगे पंक्ति में लगे धक्कों की स्मृति को अपनी प्रतिभा से भुलाता हुआ टेम्पो अपने धक्कों की याद करके हृदय में रोप रहा था। मामा जी, क्या अभी ज़्यादा दूर है? नहीं बेटे, आधा घंटे का रास्ता है, फिर आगे से तांगा ले लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मामा जी ने पीठ थपथपाते हुए मुस्कुराकर कहा। क्यों, थक गए? भाई, तुम्हें तो शहर के टैक्सी स्कूटरों की आदत है ना? नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। जबकि था वैसा ही, बस आदरवश कहना पड़ा। अनेक बार जीवन जैसा होता है वैसा हम पर सम्मान, स्वाभिमान, स्वाकड़ आदि के कारण स्वीकार नहीं कर पाते हैं। टेम्पो ने एक निश्चित स्थल पर हमें लाकर लगभग फेंक दिया। 2-3 तांगे वाले खड़े थे।
एक ने मामा जी को संबोधित करके कहा, राम राम पंडित जी, ले आए मेहमानों को, देर लगा दी। हाँ भाई रघु, देर हो ही गई, बस अब तुम जल्दी तांगा चला दो, रात से पहले पहुंच जाएं। मामा जी ने तांगे पर शीघ्रता से सामान रखते हुए कहा। जल्दी ही करेंगे पंडित जी, हमें भी रात की चिंता है। मामा जी, पानी नहीं मिलेगा, मुझे प्यास लग रही थी। बस अब घर पहुंचे ही लस्सी पिलाएंगे तुम्हें। चलो रघु, देर हो रही है। मामा जी की शीघ्रता मन को संदिग्ध कर रही थी। गंजी धरती, इकलौते पेड़, खाली सा वातावरण, बोराए से पशु पक्षी, विश्वास नहीं हो रहा था कि यह गांव है। तांगे पर बैठा मेरा मन घोड़े की टकटक चाल पर मुग्ध होकर गाने को कतई नहीं कर रहा था। ना किसी तालाब पर ग्राम बधुएं स्नान कर रही थीं और ना किसी कुएं से पानी भरकर कोई पनिहारिन लजाती हुई बल खाती सी जा रही थी। मामा जी, क्या गांव अभी आया नहीं? मेरी जिज्ञासा ने अंततः अपना मुंह खोला। बेटा, यह गांव ही तो है, क्यों अच्छा नहीं लगा? नहीं, यह बात नहीं, वे लहलहाते हुए खेत नहीं दिखाई दे रहे हैं? अरे अच्छा, हा हा हा। सच बेटा, बिना लहलहाते खेतों के गांव कैसा? फसल कट चुकी है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। बेटा देखा, रघु हमारे भांजे इसे गांव मानने को तैयार नहीं है। पहली बार आए हैं ना? मामा जी ने हंसकर कहा। हाँ पंडित जी, अब तो शहर वाले गांव से इतना दूर हो गए हैं कि गांव उनके पहचानने में ही नहीं आता। यह व्यंग मुझ पर था। मैं चुपचाप ग्रामीण सौंदर्य के नाम पर जो कुछ दिखाई दे रहा था देखने लगा। घर पहुंचे तो तब तक शाम धुंधला चुकी थी। परिवार के तथा आस पड़ोस के कुछ लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। मामी जी मिलकर बड़ी प्रसन्न हुईं। बच्चे तो सहमे से, पहले परिचय के कारण बार बार नमस्ते करने के लिए कहने पर भी हाथों में हाथ फंसाए कोने में खड़े थे। मामा जी का कच्चा पक्का मकान काफ़ी बड़ा था। दिल्ली में किसी के पास इतनी ज़मीन हो तो वह लखपति सरलता से हो सकता है। यही तो विडंबना है कि जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहाँ नहीं है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ है। आसपास 6-7 घरों को छोड़कर दूर तक शाम के धुंधलके में अद्भुत भयावहता के दर्शन हो रहे थे। घरों से लालटेन अथवा दिए का मध्यम सा प्रकाश छनकर बाहर बिखर रहा था। हिलता हुआ मध्यम प्रकाश किसी आशंका से कंपित लग रहा था। अच्छा पंडित जी, तुम मेहमानों की आवभगत करो, हम चलते हैं। रात भी घिर आई है, चलकर घर बार संभालें। तुम भी अपने किवाड़ ठीक ठीक बंद कर लो, कोई ज़रूरत हो तो पुकार लेना। एक बुजुर्ग कैसे व्यक्ति ने आए हुए पड़ोसियों की ओर से जैसे प्रतिनिधि बनकर कहा। सब धीरे धीरे राम राम कहते हुए चल दिए। रात घिरने की आशंका रहस्य अब मुझे चिंतित कर रहा था। मैंने मामा जी से पूछ ही लिया, क्या बात है मामा जी, यहाँ रात को क्या कोई शेर वेर आता है जो आप लोग रात से इतना डरते हैं? मेरा स्वर व्यंग्यात्मक था। मामा जी घर का मुख्य किवाड़ बंद कर रहे थे। मुख्य किवाड़ के बाद एक आंगन था जिसमें इस समय हम लोग बैठे हुए थे। इसके बाद बड़े बड़े कमरे आरंभ हो जाते थे जिनमें बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए थे। आंगन में एक और भैंसें बंधी हुई थी। मामा जी ने किवाड़ का सांकल लगाते हुए कहा, पहले स्नान विस्नान कर लो, जंगल पानी हो लो, फिर करते हैं आराम से बातें। जंगल पानी होना हो तो अभी हो लो, क्योंकि उसके लिए घर से बाहर जाना होगा। रात अधिक हो गई तो दिक्कत होगी। आप बताते क्यों नहीं हैं कि क्या दिक्कत होगी? कब से रात का डर हमारे दिल में बिठा रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं। पहले आप बताइए, फिर हम कुछ करेंगे। मैं लगभग बिगड़ सा गया। कम बोलने वाली मेरी पत्नी की आंखें भी यही कह रही थीं। बेटा, यहाँ रात को डाकू आते हैं। मामा जी की यह कहते ही मेरी पत्नी की चीख निकल गई और हालत मेरी भी कुछ साहसपूर्ण नहीं थी। डरने की कोई बात नहीं है, घर में 2-2 बंदूकें हैं, पास पड़ोस सारा इकट्ठा हो जाता है, मामा जी ने समझाते हुए कहा।
इसलिए रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता है? मैंने पूछा। हाँ बेटा, बाहर निकलने की बात तो छोड़ो, वो तो घर में भी चैन नहीं लेने देते। आकर बल्लमों से घरों के दरवाजे खोदते हैं। मुंहों के पास बंदूकें, बल्लम, लाठियां, ना जाने क्या क्या होते हैं। मैं तो इनसे कब से कह रही हूं कि छोड़ दो यह जगह। मामी जी एकदम आवेश में आकर बोली। फिर एकदम उनके स्वर में ठहराव और विवशता आ गई। पर बेटा, अपनी जमीन कोई ऐसे छोड़ी जाती है? पत्नी चुपचाप बैठी आतंक सी गांव के वर्णित सौंदर्य का पान कर रही थी। उसके चेहरे पर कहाँ आकर फंस गए का सा भाव था। मैं भी चुप सा हो गया था। हमारी इस चुप्पी को लक्षित करके मामा जी ने समझाया, अरे डरने की कोई बात नहीं, दुनिया में बहादुर बनना चाहिए, नहीं तो ऐसे डाकू जीने नहीं देंगे। चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, नाश्ता पानी करो। फिर मामा जी ने मामी जी को संबोधित करके कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो, चलो जल्दी इनके नाश्ते पानी का इंतजाम करो। चल मुन्ना, बरमे में से नहाने के लिए ठंडा पानी तो निकाल। सुनो, कल सुबह ही निकल पड़ेंगे यहाँ से। पत्नी ने एकांत मिलते ही अपना निर्णय मुझे सुनाया। अब आए हैं तो 2-1 दिन ठहर लेंगे, मामा मामी क्या सोचेंगे, ये लोग भी तो यहाँ रहते हैं। मैंने समझाया, परंतु आतंकित मैं भी कम नहीं था। पर मैं नहीं रह सकती। मामा जी ने खाना अच्छा बनाया था, परंतु स्वाद तो डाकू ले उड़े थे। पत्नी ने विशेष आग्रह पर भी थोड़ा खाया और मैंने भी बाहर जाने के भय से विशेष पेट भरकर नहीं खाया। मैंने पत्नी से कहा, अगर तुम यहाँ 10-5 दिन रह जाओ तो तुम्हारी अच्छी खासी डाइटिंग हो सकती है। तुम ही क्यों नहीं खुलकर खाते? पत्नी का व्यंग सार्थक था, क्योंकि मैंने चलते हुए गांव में खूब डटकर खाने और सेहत बनाने की बात की थी। जून की गर्मी के बावजूद गांव की रात में ठंडक थी। खुले आंगन के कारण बड़ी मधुर हवा मन को छू रही थी, परंतु साथ साथ छू रहा था डाकुओं का भय। मामा जी के साथ में इधर उधर की बातें गप्पे चला रहा था, परंतु पत्नी मामी जी से साथ बात करते हुए हाँ हूँ मैं ही उत्तर दे रही थी। चलो, अब काफी रात हो गई है, तुम लोग भी सफर के थके हुए होगे, सो जाओ, मामा जी ने जम्हाई लेते हुए कहा। नहीं, हम तो कोई खास नहीं थके हैं, अभी टाइम ही क्या हुआ है, जागते हैं, पत्नी ने एकदम बात काटकर कहा। वस्तुतः यह उसका भय बोल रहा था। पत्नी, एकमात्र प्रेमिका, साथ हो, विरह का कोई कारण ना हो, और फिर भी नींद क्यों रात भर नहीं आती कि वेदना से गुजरना पड़े, इतनी बड़ी यंत्रणा है। पत्नी करवटें बदल रही थी और मैं उसका साथ दे रहा था। मामा मामी जी को शायद हमारी नींद की चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद पत्नी उठ बैठी। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा। पेट में दर्द हो रहा है। सुनो मुन्नू की अम्मा, बहू को जरा चूरन निकाल दो, अभी ठीक हो जाएगा। बहू, तूने तो ज्यादा खाया भी नहीं, पेट कैसे दर्द करने लगा? मामा जी भी उठकर बैठ गए। मैं समझ गया था कि वह पेट दर्द किस मनोवैज्ञानिक भय के कारण हो रहा है। गर्म पानी के साथ चूरन खिलाया गया और मामी जी ने आराम से आंखें बंद करके पत्नी को लेट जाने की सलाह दी। मैंने भी पानी पिया और आकर चारपाई पर लेट गया। थोड़ी देर बाद देखा पत्नी जी फिर अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। मामा जी खर्राटे भर रहे थे और शायद मामी जी को भी झपकी लग गई थी। अब क्या हुआ? दर्द कम नहीं हुआ क्या? नहीं, अभी भी हो रहा है। पत्नी का स्वर रुआंसा था। थोड़ी देर घूम लो, थोड़ी गैस वैस होगी, निकल जाएगी। पत्नी मेरी सलाह पर घूमने लगी, परंतु बात शायद फिर भी नहीं बनी। वह मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, बाहर जाए बिना लगता है यह दर्द ठीक नहीं होगा। क्या बात करती हो? बाहर खतरा है, तुम्हें मालूम है? इसलिए मामा जी ने पहले ही कह दिया था कि जाना हो तो हो लो, मैंने खींचते हुए कहा। अब यह अपने वश की बात थोड़ी ही है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है,
कहते कहते उसके मुंह से दर्द के कारण सी भी निकल गई। क्या बात है बेटा, बहू के पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ क्या? मामा जी की नींद खुल गई थी। नहीं मामा जी, बढ़ गया है, बाहर जाने को कह रही है। बाहर? मामा जी का स्वर थोड़ा चिंताजनक था। अच्छा, देखता हूँ। मामा जी उठे। उन्होंने अंदर से बंदूक उठाई, मुझे भी एक लाठी उठा लेने को कहा और फिर आवाज़ लगाई, किसना? चौधरी साहब, भीम सिंह, जरा बाहर आना। मामा जी की आवाज़ में जोर था। दूसरी ओर से उनका उत्तर आ गया। हम सब ने कोई ना कोई हथियार पकड़ा हुआ था। पत्नी के साथ मामी जी थी। दृश्य बड़ा विचित्र लग रहा था जैसे किसी शहंशाह को पूरे सैनिक सम्मान के साथ नित्य कर्म करवाया जा रहा हो। इस समय तो सोचकर हंसी आती है, परंतु उस समय सब बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बाकायदा मोर्चा बनाया हुआ था। कहीं जरा सी भी आहट होती सब सतर्क हो जाते। हमारे इस दल में 3 बंदूकधारी, 4 बल्लमधारी और 4-5 ही लाठियां धारण किए हुए थे। इस विचित्र परिस्थिति में पत्नी की मन स्थिति को मैं समझ रहा था। वह यह सोच सोचकर आत्मग्लानि से पीड़ित हो रही होगी कि उसके कारण इतने सारे लोग रात की निद्रा त्याग कर उसकी सेवा में खड़े हैं, और वह भी किस कारण से? नहीं नहीं मामा जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। रात लगभग आंखों में कटी। अंतिम पहर में नींद आ गई। उठा तो देखा पत्नी सामान बांध रही है और मामा मामी जी उसे समझा रहे हैं। मुझे उठा हुआ देखा तो मामा जी बोले, बेटा बहू को समझाना, अभी आए देर नहीं हुई, चलने की बात कह दी, 2-4 दिन तो रहो ना। मामा जी, बात यह है कि छुट्टी नहीं है, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बस अब आपका गांव देख लिया है, अगली बार जब फसल होगी तो लंबी छुट्टी लेकर ही आएंगे, इस बार माफ़ कर दो। मैंने कहा, जानता था कि चाहे कुछ भी हो जाए पत्नी जाने से रुकेगी नहीं, और जिस तरह राजसी सवारी गांव आई थी उसी तरह लौट के घर को लौटी। 10-15 दिन की छुट्टियां लेकर गांव के सौंदर्य का रसपान करने गए थे। एक दिन में करके लौटना पड़ा। अब कभी गांव जाने की बात कहता हूं तो पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको आज की कहानी? यदि पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।